मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 10 मल्टीप्लायर। हाँ जी, मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है सबसे पहले आर.एफ. काहन ने दिया था 1931 में। ठीक है, उनका एक आर्टिकल था द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। काहन ने जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया था उसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, लेकिन उसके बाद लॉर्ड केन्स ने उनकी जो फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, उसमें उन्होंने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मेन जो हमें स्टडी करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही करना है। ये होता क्या है पहले भी आप पढ़ चुके हो। इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चेंज करने के कारण इनकम में जो चेंज आएगा, ठीक है, दोनों की रेशियो लेनी है। लाइक अगर 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट चेंज कर दी, उससे 20 करोड़ इनकम चेंज हो गई, तो 20/5 मल्टीप्लायर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन कुरीहारा की करनी है। द मल्टीप्लायर इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, मल्टीप्लायर का सिंबल के है। के इज़ इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। उसके बाद रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है सीधा। हायर द एमपीसी ग्रेटर इज़ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। लिखा भी हुआ है के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। जितनी एमपीसी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। ऑल्सो 1 माइनस एमपीसी इज़ इक्वल टू 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। अगर एमपीएस ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर कम होगा, मतलब अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ एजम्पशन जो हैं मल्टीप्लायर कंसेप्ट की। एमपीसी कांस्टेंट रहेगी, इकोनॉमी क्लोज्ड है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं आया है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, प्राइस स्टेबल है। बाकी और भी गिवन है, इतनी भी बहुत हैं। एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर, दो तरह का एनालिसिस है, एक कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, एक डायनामिक। अब कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस में क्या है, व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज करने से फाइनली इनकम में कितना चेंज आएगा। केन्स ने जो कंसेप्ट दिया है वो कंपैरेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, प्रोफेसर सैमुअल्सन का क्या कहना था, द मल्टीप्लायर इज़ अ टू एज्ड स्वॉर्ड। मतलब मल्टीप्लायर एक दो धारी तलवार है। अगर आप दो तरह के एक्शंस होंगे इसके, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट देयर इज़ सेवरल टाइम्स मोर इंक्रीज इन अल्टीमेट इनकम। अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो इनकम कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी आगे को जाएगी। ठीक है, देखो AD1 में चेंज इन आई भी है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए जो इक्विलिब्रियम E से E1 पे चला गया, मतलब इकोनॉमी में इनकम का लेवल बहुत बढ़ गया। बैकवर्ड एक्शन मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे तो इनकम कई गुना ज़्यादा कम हो जाएगी, इसे रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर बोलते हैं। जैसे AD1 में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इक्विलिब्रियम E से E1 पे गया, तो इनकम का लेवल 30 करोड़ से कम होकर 10 करोड़ रह गया। अब डायनामिक एनालिसिस में क्या है, हाँ जी, कहते जो केन्स का कंसेप्ट है वो सिर्फ ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से इनकम कितनी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन कैसे और कितने टाइम में इंक्रीज़ होगी ये नहीं बताया। तो प्रोफेसर हार्ट ने बोला है कि मतलब वो स्टैटिक कंसेप्ट है केन्स का, हमें डायनामिक एनालिसिस की ज़रूरत है। इसकी एजम्पशंस क्या हैं डायनामिक एनालिसिस की, कि जो इस टाइम पीरियड की कंजम्पशन है वो पिछले टाइम पीरियड की इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और इनकम में टाइम गैप होता है। ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दी तो आज ही इनकम बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, नहीं। कहते मतलब T पीरियड में की गई इन्वेस्टमेंट इनकम को इंक्रीज़ करेगी कौन से टाइम पीरियड में, T+1 मतलब नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, और ये जो डायनामिक एनालिसिस है, ठीक है, मतलब टाइम लैग हम स्टडी करते हैं, ये शॉर्ट रन में भी हो सकता है, लॉन्ग रन में भी, इसीलिए इसको हैंसन ने क्या बोला है, ट्रू मल्टीप्लायर। कहते ट्रू मल्टीप्लायर इज़ नॉट टोटोलॉजिकल, इट इज़ बेस्ड ईदर ऑन शॉर्ट रन नॉर्मल और लॉन्ग रन नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, हाँ जी, टाइम लैग मतलब टाइम डिफरेंस दो चीज़ों में होता है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन। ये नहीं कि आज प्रोडक्शन होगी आपकी चीज़ आज ही कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, नहीं, थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है। ऐसे ही टाइम लैग होता है कि इसमें रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ इनकम में, आज आपको इनकम मिली है, आज ही थोड़ी सारी खर्च कर दोगे, कुछ टाइम का मतलब गैप तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लायर की प्रोसेस की हुई है, ये भी हमने पहले।
देखो 0 टाइम पीरियड मतलब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई उतनी इनकम तो चेंज हो ही गई उसी के साथ 100। अब ये टेबल इस एजम्पशन पे बने कि MPC 0.5 है, हाफ मतलब जितनी इनकम चेंज होगी उसमें से हाफ कंजम्पशन होगा, हाफ सेविंग। तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ कंजम्पशन, 50 करोड़ सेविंग। जो सेविंग है वो लीकेज है क्योंकि वो पैसा रुक गया कहीं ना कहीं इकोनॉमी से बाहर हो गया। अब ये जो 50 करोड़ कंजम्पशन है ये जब खर्च हो गया तो किसी और की इनकम बन गया, तो एरो लगा दिया 50 इनकम। अब 50 का हाफ कर दिया 25। जो सेविंग वाला 25 है ये तो ख़त्म हो गया, कंजम्पशन वाला 25 फिर किसी की इनकम बन गया। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी हुई है इसकी, देखो AD1, ठीक है। तो देखो AB 100 करोड़ इंक्रीज़ किया, 100 इनकम चेंज हुई, फिर 50 चेंज किया, 50 चेंज हुई। ऐसे ही एरोज लगा के ऊपर को दिखाया गया है, ठीक है। सिंपली डायग्रामिंग करनी है। डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हम पढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने एक चीज़ बताई है, कहते केन्स ने ना मतलब 3 तरह के मल्टीप्लायर बताए थे। वैसे इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, जस्ट नेम ही याद रखने हैं अपने। लॉजिकल थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर थी, ठीक है, जिसमें टाइम लैग की कोई वैल्यू नहीं है। एक पीरियोडिक एनालिसिस था जिसमें टाइम लैग का इफेक्ट पड़ता है। एक कंपैरेटिव स्टैटिक थ्योरी। ये तीनों कंसेप्ट केन्स ने दिए थे। पर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डायनामिक मल्टीप्लायर। डायनामिक में भी 2 पार्ट्स हैं, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्टीन्यूस। सिंगल इंजेक्शन में क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार चेंज करोगे तो इनकम भी एक ही बार चेंज होगी, धीरे धीरे वो वापस उसी पुराने लेवल पे आ जाएगी। डायग्राम में देखो क्लियर है, पहले ऊपर गई फिर नीचे आके उसी लेवल पे आ गई। इसका मतलब इफ़ेक्ट, मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट तभी हमेशा रहेगा अगर आप कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते रहोगे। सेकंड में यही लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो 0 टाइम पीरियड में भी 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी आप हर बार 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो तो इकोनॉमी कॉन्टीन्यूसली ऊपर को जा रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लायर की जो एग्रीगेट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को मिलके बनती है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शंस में काम करता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। MPS और मल्टीप्लायर का इन्वर्स रिलेशनशिप है, MPC और मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लिमिटेशंस, इसकी कुछ कमियां भी हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर गुड्स सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में अवेलेबल होंगी तभी मल्टीप्लायर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। मल्टीप्लायर पीरियड, अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा मतलब काम करेगा, अगर लॉन्ग है तो कम। लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तभी काम करेगा अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से लेवल कम हो, क्योंकि तभी मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे ना। स्टेडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तभी काम करेगा अगर लगातार इन्वेस्टमेंट होती रहे, एक बार करने से नहीं कुछ होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो होगा, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर वैल्यू कम होती है, इंड्यूस्ड वाले की ज़्यादा होती है, उसी को सुपर मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में ये कंसेप्ट डेवलप किया गया जो सही नहीं है ना, बस बहुत है इतनी लिमिटेशंस। आगे क्या है, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। आइडल सेविंग, आइडल कहती है खाली पड़ी हुई सेविंग, कहते मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है उसमें से कुछ पार्ट आप सेव कर देते हो तो ये पैसा इकोनॉमी में से बाहर हो गया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम रह जाएगी। अगर आपने शेयर वगैरह ख़रीद लिए इनकम बढ़ी हुई से तो उससे भी कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं पाएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम रह जाएगी। पुराने कर्जे चुकाने में आपने इनकम यूज़ कर ली तो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम रह जाएगी। इंपोर्ट करोगे पैसा देश से बाहर जाएगा तो भी कम रह जाएगी। एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स, अगर प्रोड्यूसर के पास पहले से ही स्टॉक पड़ा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, पहले वाला स्टॉक निकालेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम रह जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट्स हैं। इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इनकम प्रोपेगेशन, इनकम का सही एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस पता चलती है, बिजनेस साइकिल्स के बारे में पता चलता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाने में हेल्प करता है, ये इक्विलिब्रियम लाने में हेल्प करता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को दूर करने में हेल्प कर सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की इंपॉर्टेंस, मतलब गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनानी चाहिए, उसके बारे में बताता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही दिया हुआ है मल्टीप्लायर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
कि J.M. रॉबर्टसन ने 1892 में उसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंट बताई थी, लेकिन केन्स ने ज़्यादा प्रॉपरली वे से बताई है, क्योंकि गवर्नमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती, वेलफेयर मोटिव से की जाती है ना। तो जहाँ पे MPC ज़्यादा होगी, मतलब लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसी एरिया में ज़्यादा करनी चाहिए। एक बार अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम कर देनी चाहिए, नहीं तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। लास्ट में इसका क्रिटिसिज्म है कि कोई मैकेनिकल रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप जो केन्स ने बताया ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हमेशा इक्वालिटी नहीं होती, टोटोलॉजिकल होता है ना, तोड़ मरोड़ के, कि पुराने कंसेप्ट्स को ही तोड़ मरोड़ के एक नया नाम दिया गया है। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन कि मतलब इनका जो रिलेशनशिप है, केन्स ने कांस्टेंट बोला था, ये गलत है। एक्सेलरेशन का इफ़ेक्ट, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें बताई गई हैं। टाइप्स में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वही आ गया, काहन ने दिया था। काहन का कहना था कि एक इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इंडस्ट्री में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इंडस्ट्रीज़ में या उसी इंडस्ट्री में नेक्स्ट ईयर और भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है। K1 = N2/N1। N1 मतलब पहले जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, N2 मतलब दोबारा जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इसमें क्या है कि अगर फॉरेनर्स हमसे ज़्यादा सामान खरीदें, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं, तो इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो KF = चेंज इन Y/चेंज इन E। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने से जो इनकम में चेंज आएगा। या फिर KF = 1/IS। IS क्या होती है? MPS एंड MPI। ये आप सेविंग और इम्पोर्ट जो करते हो, इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आप इम्पोर्ट और सेव ज़्यादा करते हो तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मल्टीप्लायर की, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों की MPC ज़्यादा होती है ना, और MPC जितनी ज़्यादा होती है मल्टीप्लायर भी उतना ही ज़्यादा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है।